हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी एटम के बारे में। एटम के बारे में हमने कुछ मॉडल देखे थे। अब हमने जहां बात की थी रदरफोर्ड ने किसके बारे में बताया था, जहां न्यूक्लियस के बारे में बताया था। न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी इसे नाम दिया गया प्रोटॉन। उसी में एक चैडविक नामक एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी न्यूट्रॉन की खोज की थी और उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ कौन रहता है? न्यूट्रॉन भी रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? सारे प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो इनके बीच क्या होना चाहिए? रिपल्शन फोर्स लगता है। उसी रिपल्शन फोर्स को कम करने के लिए कौन आता है? न्यूट्रॉन आता है, क्योंकि कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ इंट्रैक्शन कर लेते हैं, जिससे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्शन कम होता है, जिससे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बाउंड रहते हैं। ये तो बात हो गई हमारी न्यूक्लियस के बारे में। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक है मास डिफेक्ट। अब क्या होता है, हम कुछ पार्टी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेते हैं। जैसे ये हमारे पास प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब इनसे हम क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अब इनसे हम क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियस बनाते हैं। कितने प्रोटॉन है हमारे पास? 3 प्रोटॉन है और 3 क्या है? न्यूट्रॉन है। अब हम क्या देखते हैं कि इन न्यूक्लियॉन्स का जो मास होता है वो उस न्यूक्लियस के मास से क्या मिलता है? हमें कम मिलता है, यानी मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। अब जो मास थोड़ा लूज होता है, यानी इन न्यूक्लियॉन से जब हम ये न्यूक्लियस बनाते हैं तो जो मास रिलीज होता है वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है, और इस मास में जो हमें कमी मिलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। यानी द मास ऑफ न्यूक्लियस द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन the sum of mass of all nucleons making it. अब जो मास रिलीज हुआ है, यानी जब इन न्यूक्लियॉन से हमने इस न्यूक्लियस को बनाया तो जो मास रिलीज होता है वो किसकी फॉर्म में रिलीज हुआ? एनर्जी की फॉर्म में। यानी सम मास disappear during formation of nucleus, or some energy is released during formation of nucleus. Some energy is released during formation of nucleus. The mass that disappeared is termed as mass defect. अब हम मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो मास डिफेक्ट को हम जनरली लिखते हैं डेल एम से। अब हमने क्या लिया? एक एटम ले लिया, एक्स एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे?
Z होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? A माइनस Z होंगे। अब हम डेल्टा M क्या होता है? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियॉन्स किससे मिलकर बने होते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m। न्यूक्लियस को हमने किससे शो करते हैं? हमने x से शो करते हैं। अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? Z, यानी Z यहां से क्या आ जाएगा? Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां से हमारे पास डेल्टा M की वैल्यू ये आ जाती है। अब आप इसकी हेल्प से किसी भी एटम का मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। और यहां पर जब हमने प्रोटॉन से न्यूक्लियॉन से, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इससे हमने क्या बनाया था? एक न्यूक्लियस बनाया था। तो यहां पर मास किसकी फॉर्म में निकल रहा था? एनर्जी की फॉर्म में। तो यहां पर द एनर्जी रिलीज्ड, आइंस्टाइन इक्वेशन से क्या होता है? डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा M C स्क्वायर। तो यहां से डेल्टा E की वैल्यू क्या आ जाएगी? Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस mx C स्क्वायर। यहाँ पे C क्या होती है? लाइट वेलोसिटी। अब MP मास ऑफ प्रोटॉन है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1.007825 U। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? की वैल्यू होती है 1.008665 U। सी लाइट वेलोसिटी आप जानते हो। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है डेल्टा ई, इसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसे हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग दैट मीन्स बाउंड करके रखना, यानी यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर क्या करके रखती है? बाउंड करके रखती है, जिस वजह से इसका नाम हो गया बाइंडिंग एनर्जी। अब अगर हम इस न्यूक्लियस को, अगर हम इन न्यूक्लियनों में डिवाइड करना चाहें, तो उसके लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी को भी हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ही बोलते हैं। यानी किसी भी न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है, या फिर न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स में डिवाइड करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, वो क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी। यानी इट इज द amount of energy required to separate all nucleons from the nucleus is called binding energy। हेडिंग डालिए बाइंडिंग एनर्जी। अगर हम एक कोई एटम लें या फिर कोई न्यूक्लियस लो जिसका एटॉमिक नंबर ए, मास नंबर ए हो, तो उसके लिए हम बाइंडिंग एनर्जी को किस तरह से लिखते हैं? द
बाइंडिंग एनर्जी EB ऑफ, बाइंडिंग एनर्जी को EB से शो कर रही हूँ, EB ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर Z, atomic number Z and mass number A is defined as, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, EB is equal to Z mass of proton plus A minus Z mass of neutron minus M AZ C square, जहां पे आपको पता है MP मास ऑफ प्रोटॉन, MN मास ऑफ न्यूट्रॉन, MAZ मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। अब बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या लिख सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियॉन्स को उसके न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियॉन से जब हम न्यूक्लियस बनाते हैं, अब हम न्यूक्लियॉन्स लेके आते हैं, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, इसको हम इनफाइनाइट से लेके आते हैं, इन दोनों को इनफाइनाइट से लेके आते हैं और एक न्यूक्लियस बनाते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसके लिए जितनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। यानी और दूसरे वे में हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियॉन्स में सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो भी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां से हमारे पास दो डेफिनेशंस आ जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। फर्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी, फर्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी is that energy, is that energy which is required for separating the, for separating the particles of the nucleus। एक डेफिनेशन हमारे पास ये आ गई। सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है, ये तो हो गया कि किसी भी न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियॉन्स में सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। अब अगर Z protons, if Z protons and A minus Z neutrons are brought from infinity, are brought from infinity and then a composite nucleus of mass MAZ is made, Z is made, then the amount of energy released will be equal to बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, बाइंडिंग एनर्जी निकल के आ गई। तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M AZ C स्क्वायर। कुछ बुक्स में आप क्या देखते हो, M प्रोटॉन की जगह हाइड्रोजन देखते हो, क्योंकि हाइड्रोजन भी पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। और बाइंडिंग एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी is positive for stable nuclei,
यानी कोई भी न्यूक्लियाई कब स्टेबल होगा? जब उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और किसी भी न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं।